सर बाबा से एक और बात याद आई, एक और योगी बाबा पे आपके कुछ कमेंट्स आए हाल में। आपने पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने क्या बोलना चाहते थे। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझाएं कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, ये सवाल ही कहाँ उठ रहा है और ये सवाल क्यों उठ रहा है? वैकेंसी के बारे में देखिए, वो पूछा ये गया कि आप मोदी के बाद किसको देखते हैं, तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। और इसीलिए नहीं मोदी नजर आ रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब आप क्षेत्र में काम करते हो, रहते हो, मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा और 2009 भी जीता, तो मैं ये बड़े के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के पहले मैं सांसद हूं। वास्तविकता वो नहीं है। मैं केवल 6,000 वोट से जीता, किसी तरह से जीता। मुझे 1,90,000 वोट आया, दूसरे को 1,84,000 वोट आया, तीसरे को 1,72,000 वोट आया, चौथे को 80,000 वोट आया, और मैं लगभग 6 की 6 विधानसभा हार गया। कहीं किसी से हारा, कहीं किसी से हारा। ये मतलब बड़ा, मैं आपको बताऊं कि उदाहरण है कैसे जीता जाता है चुनाव। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी नहीं था, गरीबों का खासकर जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उनकी आस्था मोदी जी के प्रति है। किसी को सुनने में अच्छा लगे, किसी को सुनने में बुरा लगे। आज की डेट में मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। बड़ा अच्छा माहौल हो सकता है कि मोदी जी जो है वो आराम से चले जाए। जिस दिन मोदी जी चले गए, मेरी बात लिख लीजिए और इसको जब कभी भी होगा चलाइएगा, ये 20 साल चलता रहेगा। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का तो अपना जीवन हो गया, वो उनका तो जीवन भर वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाते जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी चलती रहेंगी। इसके लिए थोड़े वो सत्ता में आए हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का, और किसी के मन में सोच कैसे, और उसी में फिर मैंने कहा कि 2017 का चुनाव जब हम लड़े तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई फेस नहीं था। फैक्ट तो यही है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। यही मैंने कहा था, इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। और फिर मैं वही बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? 1 साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत ही। देखिए क्या है कि मोदी जी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का इतना विश्वास है कि उन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोगों को 400 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीट जीत ही रहे हैं, एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा। तो 399 करने के चक्कर में 240-41 पे आ गए। जनता जो है वो मोदी जी के साथ थी। हम 400 सीट से ज़्यादा जीत सकते थे। जो अपने ही सांसदों के खिलाफ जो है अपने ही पार्टी के लोग मिलकर जो है उन्होंने उनका हराने की कोशिश की। इसीलिए मैं 240-41 पर भी आ जाता हूं। उस सिचुएशन में हमारे लिए हरियाणा का चुनाव, हमारे लिए महाराष्ट्र का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमने हरा दिया। हमने पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 90 सीट लाने वाली पार्टी को लगता था कि हमने हरा दिया। तो उसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता थी, मजबूती की आवश्यकता थी। हम जीते। जीतने के बाद, इसके बाद जो दूसरा माहौल बना ये पाकिस्तान वाला, तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए जिसमें कि लगा कि पार्टी, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में भी 27 वर्ष के बाद हम आए। दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो इन सारे चीज़ों में कंटिन्यूटी होती रही, उस कारण से डिले हुआ, और कोई कारण नहीं। अपने ही लोग किसके बारे में कहते हैं कि अपने ही लोगों की वजह से हारे? अपने लगे जो कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि सब तो बढ़िया है, मोदी जी 400 सीट तो जीत ही जाएंगे। अलग अलग जगह पर जो कार्यकर्ता थे, प्रत्येक सीट पर, जैसे मेरे यहाँ ही लगे हुए तो थे। उबासी ले रहे थे, घर में बैठे थे, क्या कर रहे थे? घर में बैठते तो अच्छा था,
वो जो लोकल सांसद चुनाव लड़ रहा था, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ आप जब मैं 15 साल, अब 16वां साल है, 17 साल हो गया, तो 15-16 साल में हमने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा ना। कुछ लोगों का अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का बुरा हुआ होगा, या कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं किया होगा। हम सबको संतुष्ट करना राजनीति में तो संभव नहीं है ना। तो आरएसएस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आरएसएस अलग चीज है। मैं भारतीय वो जनता तो पार्टी आए नहीं ना नहीं, आप मदद करने। नहीं, मेरे चुनाव में तो उन्होंने 12,000 छोटी छोटी सभाएं की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2024 की मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की। हरियाणा के चुनाव में हजारों से। तो आरएसएस नाराज नहीं है बीजेपी से? कोई फ्रिक्शन नहीं है? मुझे नहीं लगता। कोई फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, आरएसएस की नाराजगी का क्या करा। आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी, आरएसएस 370 खत्म करना चाहती थी, आइडियोलॉजी थी, पूरा हो गया। 35 से खत्म हो गया। राम मंदिर बनना था, बन गया। ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जगह जगह पर बनी रहे, ऐसा क्या है जो कि आरएसएस जो है, चूंकि मैं स्वयंसेवक के नाते जो चीज़ें शाखा में सीखते आया, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मोदी जी ने पूरा नहीं? क्योंकि जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर लोग पूछेंगे तो सही कि किसके मुझे बारे लगता में? है कि उनका बयान भी जो है वो गलत परिप्रेक्ष्य में जो है, कोई मैंने सुना कि कोई कहानी वो सुना रहे थे और उसको उन्होंने उसके साथ वो तो मोहन भागवत जी के साथ होता ही है कि उनके बाइट इतने लंबे होते हैं, तो जब लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। आज जो पार्टी आपको नजर आए 2009-10 के बाद जो डिमोरलाइजेशन था, उसमें मोहन भागवत जी का तो बड़ा योगदान है जी। इस पार्टी को एकत्रित करने में, इस पार्टी की सरकार बनाने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनके नेतृत्व में बड़ा योगदान है। उन्होंने, आपको ध्यान हो कि उस वक्त जो है एक ऐसे आदमी को बनाया जिसने दिल्ली में कभी रहे ही नहीं थे, नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया था। फैक्ट तो यही है ना। तो इसलिए मोदी जी को भी जो है पूरी पार्टी में उस वक्त जो स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर जोशी हों या आडवाणी जी हों, कोई भी जो है इनके पक्ष में जो है खड़ा नहीं दिखता था। इन सबों के विरोध के बावजूद भी राजनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो इसीलिए ये पौधा उन्होंने खड़ा किया। इस बार बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इन सबका? बिहार में एनडीए मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये जो आप कह रहे हैं सीमांचल पे जो इफेक्ट हुआ है, मुसलमान वोटर तो आपको वोट नहीं देगा? नहीं, मुसलमान वोटर मुसलमान को ही वोट देते ना। वहाँ तो मुसलमान में ओवैसी के 5 आदमी जीते उसी सीमांचल से, और वो चले गए वो सभी आरजेडी में जीत गए, सब चले गए। तो ये तो मुसलमान वोटों के जो संरक्षक हैं, ओवैसी जी, कांग्रेस जी और आरजेडी, ये अपना सोचते रहे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम मुसलमानों के लिए अच्छा ही काम किए हैं। माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो मुसलमानों के पास ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी गरीब मुसलमान होंगे, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ, हमने गरीब मुसलमानों के लिए करने का कोशिश किया, तो हमारा भरोसा है कि गरीब मुसलमान हमको ये वोट जो देंगे। अल्ट्रा राइट विंग है आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो अल्ट्रा राइट पे हैं, वो बहुत नाराज हैं मोदी जी से और आपकी पार्टी से कि आप जो हैं वो आप हिंदू सुप्रीमिस्ट कहे जाते हैं आपकी पार्टी, लेकिन आप इतना कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए। तो 2 व्यूज हैं इसके बारे में। क्यों आप कर रहे हैं? जो आपको वोट देंगे ही नहीं, आप उनके लिए भलाई करते जा रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री बनकर जो है मुसलमानों को भगा के दिखा देना। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो है किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल परिवर्तन कर ही नहीं सकती। ये देश इसी तरह से चलता है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, सबको जो है, पारसी, सबको बराबर का अधिकार है। और बराबर का अधिकार है तो जो भी योजनाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि उस तरह के जितने लोग हैं उन्हीं को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश है भैया, ये देश उसी तरह से चलेगा। सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री रहेगा। और हमको फ़क्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको इस तरह का संविधान दिया जिसमें हमारे जैसे लोग सांसद बनकर आए। रिजर्वेशन जो है इस देश का जो है अच्छा ही है। उसने जिस तरह से छुआछूत को ख़त्म किया है, मैं तो गांव का लड़का हूँ, मुझे पता है कि एक टोला जो है अलग होता था, हरिजनों का टोला अलग होता था, उनको लोग बगल में बैठने नहीं देते थे। बाबू जगजीवन राम, पानी अलग था उनका। आज जो है इस रिजर्वेशन ने, और जो अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बन, जैसे दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं या पढ़े या बाहर पढ़े, उनको पता ही नहीं है कि जाति क्या है।
तो इसने जो है रिजर्वेशन ने, क्योंकि जो आईएएस बनकर आए, जो आईपीएस बनकर आए, उनको वो पता है कि हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जाति खत्म करने में रिजर्वेशन का, और गरीबों को ऊपर लाने में संविधान का, और सभी को अधिकार देने में, सभी धर्म के लोगों को अधिकार देने में संविधान का बड़ा योगदान है। और इस संविधान के लिए जो है अपने को गौरवान्वित होना चाहिए। सर, मैं ओवैसी वाली बात पे वापस आता हूँ। आपका बड़ा आजकल लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अभी आपने कहा ओवैसी जी मुसलमानों के संरक्षक हैं, अभी देखा कि वो तो आपकी अब बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं सरकार की भी, और आप लोग डेलीगेशन में भी मतलब काफ़ी आपके वो देखने को मिला सामन्वय। दो चीज़ें, ओवैसी जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सट्रीम जो है, जैसे हमारे यहाँ जो कहा कि अल्ट्रा राइटिस्ट विंग जो है, उसकी विचारधारा और ओवैसी जी की विचारधारा उस मुद्दे पर एक ही है। वो मुसलमानों के लिए वो अल्ट्रा राइटिस्ट ही मानिए उनको। और मैं फ़क्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, मैं विद्यार्थी परिषद में होल टाइमर रहा, मैं स्वदेशी जागरण मंच में होल टाइमर रहा। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो कि कहती है इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन बराबरी के साथ बढ़ाना है, एपीजमेंट किसी का नहीं हो। मुसलमानों को जो ये अलग से अधिकार दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने कई एक जगह, वो नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन जो मुसलमानों को आप देते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो अधिकार आप विशेष तौर पर दिए हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरी विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा जो है, कभी वो नदी के रेल की उस पटरी की तरफ है जो कि एक साथ यदि मिल जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी से अलग हटकर, ओवैसी मेरे पार्लियामेंट में यदि मेरे कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी एक है, और आज से नहीं है, वर्षों से। तो ओवैसी के साथ कोई लव हेट का रिलेशन नहीं है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, उसके साथ लड़ाई है, उनके साथ रहती रहेगी। और ओवैसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, तेलंगाना का इलेक्शन था और आज तक के लाइव शो में तेलंगाना विधानसभा का उनसे पूछा गया सेकुलरिज्म का, और उनसे तो उन्होंने, ओवैसी जी ने जो खुद जवाब दिया उसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किस सेकुलरिज्म की बात करते हो, किस आइडियोलॉजी की बात करते हो। मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में गोली चली, 6 गोली चली। पहला व्यक्ति जिसने मुझे फ़ोन किया मेरी खैरियत पूछने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी का निशिकांत दुबे था। और पार्लियामेंट में आकर मेरे से गले यदि कोई मिला, और आज तक राहुल गांधी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, कोई पार्टी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। तो इसलिए आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, व्यक्तिगत